नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब हम एक नया टॉपिक फिर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको बोला जाए तो प्रकाश संश्लेषण में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी अगर ऑर्गेनेल्स आया कोशिकांग तो इसे पढ़ना आवश्यक है और एक रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ लेते हैं। ज्यादा डिस्कस तो मैंने कर चुका हूं फोटोसिंथेसिस में, आप वहां जाकर देख सकते हो और आपको पढ़ा भी होगा, लेकिन एज ए रिवीजन अपन इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो शुरू करें माइटोकॉन्ड्रिया, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, अगर आपको ऑर्गेनेल्स की बात करें और सबसे बड़ा तो होता है केंद्रक। अगर केंद्रक को माने तो केंद्रक ऑप्शन में है तो केंद्रक को सबसे फर्स्ट रैंक देंगे। अब केंद्रक ऑप्शन में ही नहीं है, उसको ऑर्गेनेल्स नहीं मानते हैं भाई, वो तो मास्टर है, मालिक है, उसको कोशिकांग नहीं मानते। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर कोशिकांग नहीं है तो है क्या, वो तो कोशिका का ही अंग है, तो कोशिकांग है बिल्कुल। लेकिन कुछ बुक में देखो ऑर्गेनेल्स उसको नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स एलन एवं एलन की बुक में देखोगे तो लवक को मानते हैं, लेकिन केंद्रक कोशिकांग है। आप माने अगर ऑप्शन है तो केंद्रक को रखना, नहीं ऑप्शन है तो लवक तो है ही। अगर लवक फर्स्ट हो गया तो सेकंड में कौन हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर केंद्रक को आप मानोगे तो रैंक नंबर थर्ड होंगे किसके, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे यहां से कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले ट्रेन स्टार्ट, मुकेश संदेशा बोल रहे हैं ट्रेन स्टार्ट, तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। अब हम समझते हैं यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने क्या क्या पढ़ा वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखें, अगर देखो वैज्ञानिक तो बाद में करते रहना कि शब्द किसने दिया था, ये नाम किसने, ये मुझे भी याद नहीं रखना। शब्द सी बेंडा ने दिए, अल्टमान ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने बायोप्लास्ट बोला था। क्या बोला इसको, बायोप्लास्ट। तो ध्यान रखना बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट किसने बोला था, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट बोला। और खोज जो किए थे, खोज जो किए हैं वो किए हैं कॉलिकर साहब ने। कॉलिकर, वो लिखा होगा उधर की स्लाइड में, ये इंपॉर्टेंट। शब्द दिया था सीवेंडा, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। और खोज जो किसने किया था, तो खोज किए थे कॉलिकर साहब ने। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट, इसकी हम बात करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक इमेज बना लेते हैं अपन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होते हैं। सही बात है, ये दोहरी झिल्ली, इसके अंदर वाले झिल्ली ये फोल्ड होकर ये क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। सही बात है, तो ये क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। ये बन गया आपका क्रिस्टी। ये है इसका बाहरी झिल्ली, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाले झिल्ली। और ये आपका है अंदर वाले, जिसे बोलते हो आप आंतरिक झिल्ली। अगर प्रश्न आ जाए कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली से, तो आप आंख बंद करके इसके इनर मेम्ब्रेन को टिक करना। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे इनर मेम्ब्रेन में। अब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर इसका निर्माण करता है, तो ये निर्माण करते हैं क्रिस्टी का। अब इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स मिल रहे हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसे हम बोलते हैं अधात्री या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है पढ़ चुके हो आप, यहां पे डिस्कस कम कर रहा हूं। मैट्रिक्स में होते हैं इसके क्रेब चक्र, सही है ना। दोनों झिल्लियों के बीच की जगह ये वाले, ये कहलाते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थल, जहां पे होता है लिंक अभिक्रिया। क्या होते हैं यहाँ पे,
लिंग अभिक्रिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिंग अभिक्रिया होते हैं। अब जो ये क्रिस्टी है, इस पे एक छोटा छोटा ऐसे कण लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पार्टिकल लाइक। इस पार्टिकल को कहते हैं F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं? F1, या इसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसी F1 पार्टिकल पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो आंतरिक झिल्ली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाहक पाया जाता है जिसका नाम है साइटोक्रोम। क्या नाम है? साइटोक्रोम। तो एक ध्यान रखना, फाइटोक्रोम क्या है और साइटोक्रोम क्या है? इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला प्रोटीन के अणु होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या? साइटोक्रोम। तो पूछेगा साइटोक्रोम कहां पाए जाते हैं? तो साइटोक्रोम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। अब जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं सर्वाधिक एंजाइम। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एंजाइम कहां पाए जाते हैं, किस ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और सर्वाधिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आंतरिक झिल्ली पे। तो ध्यान रखोगे, आंतरिक झिल्ली में ही पाया जाता है सर्वाधिक एंजाइम। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट। और सबसे ज्यादा एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? सर्वाधिक एंजाइम की बात किया जाए कि अगर सबसे ज्यादा एंजाइम पूछा जाए कि सर्वाधिक एंजाइम किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अप्रॉक्स 70% एंजाइम जो होते हैं पूरी सेल का, वो पाया जाता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी कहानी और देखते हैं। इसमें पाया जाता है सर्कुलर इस तरह के डीएनए, यानी डबल स्टैंड वृत्ताकार डीएनए। डबल स्टैंड वृत्ताकार डीएनए की बात करें, डबल स्टैंड वृत्ताकार डीएनए, तो वो किस में पाया जाता है दोस्त? वो पाए जाते हैं किसमें? वो भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें एक छोटी छोटी इस टाइप के कण पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो पाया जाता है, ये कौन सा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं? 70S टाइप का राइबोसोम। तो राइबोसोम में ये डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है ना, इसका क्या है काम? तो इसका काम है सेल्फ रेप्लिकेशन का, यानी कि ये आपस में क्या कर लेगा? विभाजन कर लेंगे। यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता किसमें होते हैं? ये पाए जाते हैं इस डीएनए में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब वह कोशिकांग जो अपना विभाजन खुद कर सकता है, उसे हम कहते हैं क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्लाइड मैंने बनाया है बोर्ड पे, ज्यादातर प्रश्न तो इसी से पूछ लिए जाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी से पूछ लेगा। जरा हम एक रिवीजन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दोहरी झिल्ली होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था? सी बेंडा ने। बायोप्लास्ट नाम इसे किसे दिया था? आल्टमान ने। और खोजा किसने था? शब्द दिया था सी बेंडा ने। और खोजा किसने था? कॉलिकर ने। खोजा किसने था? कॉलिकर ने। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? क्रेव चक्र होते हैं। लिंक अभिक्रिया कहां होते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। सर्वाधिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं? आंतरिक झिल्ली पे। आंतरिक झिल्ली पे क्या होता है? साइटोक्रोम होते हैं। ईटीएस कहां होते हैं? तो ईटीएस होता है F1 पार्टिकल पे। F1 पार्टिकल किसका भाग है? तो ये आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली फोल्ड होकर किसका निर्माण? क्रिस्टी का निर्माण। कौन सा राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S का राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंड वृत्ताकार नग्न डीएनए पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं ये सब पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक सही है, कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या पॉइंट है, जरा देखें। आपको पहला स्लाइड तो यहां पे था ना, ये भी आपको दिखा देता हूं।
फर्स्ट स्लाइड क्या है, तो खोज किसने किया था? सीवेंडा, इंपोर्टेंट जो है कर लेते हैं, सीवेंडा। दूसरा, सॉरी शब्द सीवेंडा, ब शब्द ये याद रखना बहुत दिक्कत होते हैं, शब्द ब आ रहा है ना, शब्द बेंडा, शब्द बेंडा, टर्म। खोज, ये खोज, खोज, ये देखो खोज ऐसा वाला है, ऊपर ऊपर रेफ आ रहा है, खोज खोज। कोलिका द्वारा, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है, अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस नहीं है तो कोशिका के अंदर सर्वाधिक सक्रिय सबसे एक्टिव कोशिकांग अगर पूछा जाए सबसे एक्टिव कौन है तो आपको आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये सब लड़के जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो, ये तो मैं बना दिया हूं पर एक बार पढ़ लेता हूं। अगर एक ही कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जितने माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में, उसको कॉन्ड्रियोम कहते हैं। कोई ने पूछेगा जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होते हैं? कम होते हैं, ध्यान रखना। लाइसोसोम भी कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं। उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, जो उच्च जंतु होते हैं, सबसे ज्यादा पक्षियों की उड़न पेशियों में, इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट मसल्स, जो पक्षी उड़ते हैं ना, इसके जो मसल्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें? उड़न पेशियों में, यानी कि फ्लाइट वाले मसल्स में, पक्षियों में। कोशिका को शक्ति ग्रह कहते हैं, बता चुका हूं। ये एटीपी का उद्योग है, एटीपी बनाएगा। कोशिका में कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ये देखो, ये हिंदी, ये लिख नहीं पा रहा था वहां, जिसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, यानी जो अपना विभाजन स्वयं कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें खुद का अपना डीएनए पाए जाते हैं। सेमी ऑटोनोमस का उदाहरण आपको दे दिया हूं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होते हैं? खुद का अपना डीएनए पाया जाता है, इसीलिए ये विभाजित कर सकता है। प्लाज्मिड भी होते हैं, सेमी ऑटोनोमस का उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त और सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली में घिरा होता है। आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन अधिक होते हैं। भित्ति के अंदर मैट्रिक्स होता है। झिल्ली के एक स्थान जो पृथक होते हैं उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हो। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो इसमें लिंक रिएक्शन होते हैं। झिल्ली के आंतरिक वलय अनेक उंगली आकार संरचना बनाते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हो। आंतरिक झिल्ली पे अनेक इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम पाए जाते हैं, मैंने बता दिया कि साइटोक्रोम पाए जाएंगे। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। जो चर्चा कर लिया उसको यहाँ लिखा हुआ है। आंतरिक झिल्ली में पिन हेड पार्टिकल लगे होते हैं, जिनको ऑक्सीसोम कहते हो, या इसको F1 कण कहते हैं। ऑक्सीसोम किससे संबंधित है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। जब भी शब्द आ जाए फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का निर्माण। सर एटीपी का निर्माण किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बड़ा अच्छा मैं फोटोसिंथेसिस में समझा चुका हूं, यहां पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैट्रिक्स में पूर्ण होता है क्या? मैट्रिक्स में प्रोटीन संश्लेषण उपकरण राइबोसोम हो सकते हैं। कौन सा राइबोसोम होते हैं? 70S। डीएनए पाया जाएगा, इसमें आरएनए पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाएंगे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धश्वासी कोशिकांग, बाप रे बाप, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सही बात है ना। मैट्रिक्स में द्विरज्जुक एवं वृत्ताकार नग्न डीएनए होते हैं। देखो वही बात को बार बार बोल रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तथा ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे डीएनए, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये कहां पढ़ेंगे सर? ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ने वाले हैं, यहां पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है सर? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीकरण की क्रिया, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको रेस्पिरेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, और एटीपी का निर्माण।
नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किससे होगा? पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से। पहले वाले माइटोकॉन्ड्रिया मरेंगे तो मरते मरते ये नए माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन के स्वरूप निर्माण करते हुए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो विखंडन होता है यानी विभाजन होता है, डिवीजन, ये किसके द्वारा होता है? तो ये डिवीजन होते हैं दोस्त बाइनरी फिजन के द्वारा। किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। और यही बाइनरी फिजन जो कहा जाता है द्विविखंडन, इसको हिंदी में क्या कहते हो? द्विविखंडन। और ये द्विविखंडन है सबसे फास्ट, अगर सबसे तेज अगर पूछा जाए तो वो कौन है? द्विविखंडन। जो किसमें होते हैं? बैक्टीरिया में होते हैं द्विविखंडन, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है द्विविखंडन, क्लोरोप्लास्ट में होता है द्विविखंडन, अमीबा में होता है द्विविखंडन, प्रोटिस्टा में होता है द्विविखंडन। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसमें होते हैं बाइनरी फिजन। सही बात है ना? तो ये आपके कंप्लीट हो गए। आज कितने ऑर्गेनेल्स हमने कंप्लीट किया? तो आज हमने 3 किया दोस्त। कौन कौन? एक का नाम है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने इसका छोटा पढ़ा भाई जिसका नाम क्या है? वैक्यूल्स। और थर्ड हमने कंप्लीट किया जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जिसका नाम क्या है? प्लास्टिड। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड आपको सही है तो प्लास्टिड कंप्लीट करें। बंद करके चालू कर दें सर एक बार। बताओ, स्पीड तो कोई खास नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं आता है इसमें? नहीं आता है तो लिखो। अरे पागल, फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा पढ़ा चुका हूं आपको, पढ़ा दिया हूं ना।